आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। प्री में अब लेस देन 50 डेज रह गए और ये टाइम है जब हम जीएस के साथ साथ सी सेट की भी पढ़ाई करें। सी सेट के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज लोग बताते हैं। मैं आपको कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा जो मुझे लगता है कि सी सेट में हेल्पफुल होती है। ठीक है, देखो सी सेट के लिए पहली चीज़ तो ये जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है। इससे आपकी कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। इसे आप क्वालिफाई कर जाओ और फिर आप जीएस में कट ऑफ क्लियर कर जाओ तो आप मेंस लिख लोगे। अब कई बार ये जो क्वालिफाइंग होता है, जैसे 2023 में हुआ था, ये पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था, तो उस वजह से बहुत सारे लोग जो जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे थे वो भी मेंस नहीं लिख पाए थे। तो इसलिए आपको सी सेट इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी जैसे उन्होंने 2023 में पूछा, उन्होंने 2022 में पूछा, चॉइस में भी हल्का सा टफ कह सकते हैं, लेकिन वो 23 में इतना बड़ा झटका लग गया था कि लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली थी, तो फिर उनको 24 में इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। ठीक है, अब ये क्वालिफाइंग पेपर है, यूपीएससी ने खुद ने लिख रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने इसमें 33%। तो 200 का 33% 66 मार्क्स। आपको इसमें 66 मार्क्स लेके आने हैं। आपको इसमें 150 मार्क्स ला के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको इसमें कोशिश क्या करनी है कि मैं इसमें एफर्ट्स कम से कम दूँ, क्योंकि बाकी का एफर्ट्स मैं जीएस में दूँ जहाँ से कट ऑफ डिसाइड होगी, लेकिन इस मिनिमम एफर्ट से मेरा जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो जाए। मैक्सिमाइज का मतलब ये नहीं है कि आप 150 नंबर एम करें इसमें, आप इसमें 100 प्लस एम करो। आप पास हो रहे हो 66 पे, 100 प्लस एम कर रहे हो, अगर बीच में भी आप 80-90 पे भी हो तो क्या दिक्कत है, मेंस तो दे रहे हो ना आप। तो ये वाली चीज़ है। अब देखो, इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कोई भी सी सेट में फ़ेल क्यों होता है। देखो, सी सेट में फ़ेल होने के कई सारे रीज़न्स हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, जो टेक्निकल वाले लोगों के लिए है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है या फिर जिन्होंने बीएससी करी है, इन लोगों ने मैथ ली होती है और इन लोगों में एक एरोगेंस होती है कि मुझे तो मैथ आती है, मैंने तो 12th तक मैथ पढ़ी है, तो सी सेट तो मैं कर ही लूँगा। देखो, 2023 का एग्जाम्पल फिर से देता हूँ मैं। 2023 में बहुत सारे लोग जिनका मैथ ऑप्शनल था या फिर जो आईआईटी से थे, उनका ये सी सेट नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि उन्होंने इसे एरोगेंस में आके इग्नोर मार दिया। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि क्या पता यूपीएससी फिर से 2023 से भी ज़्यादा टफ पूछ सकती है। तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है। तो पहली चीज़ तो यही है कि अगर आप इग्नोर करके जा रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो सी सेट में, क्योंकि कभी भी वो पलट सकता है। ठीक है, तो एक तो रीज़न ही हो गया। दूसरा रीज़न देखो, ये बेसिकली जो 3 चीज़ें हैं ये कॉमन हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड है या फिर जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। एक तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कम करते हो किसी भी चीज़ की, स्पेशली मैथ की, मैथ्स प्लस एलआर की। तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन नए लगेंगे वहाँ पे। जब आप पेपर में बैठे होंगे ना, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस नए लगेंगे और क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे तरीके से फ्रेम होते हैं कि आपको लगेगा आप उन्हें कर दोगे, लेकिन वही क्वेश्चन आपके 10-15 मिनट ले जाएगा। एक क्वेश्चन में अगर आप मोर देन 5 मिनट दे रहे हो ना, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं रिस्क में हो। 5 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को देना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे लोग अपनी चॉइस बना के चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आर्ट्स ही करूँगा। जो जनरली आर्ट्स वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो आर्ट्स ही करूँगा। जो मैथ वाले होते हैं वो कहते हैं कि मैं मैथ ही करूँगा। लेकिन इससे क्या है, आर्ट्स के तो केवल 27 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैथ के केवल 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2023 जैसा पेपर हो तो फिर इसमें से सोल्वेबल भी बहुत कम रह जाते हैं। तो आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की चॉइस जो है वो कम हो जाती है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको दोनों में एक बैलेंस बैठा के चलना है। देखो, 2024 में बहुत सारे लोगों को आरसी टफ लगा, थोड़ा सा मॉडरेट साइड में लगा। तो अगर ये टफ है
तो आपके पास में फिर ऑप्शन क्या है? अगर केवल आप आरसी के भरोसे हो तो आपके पास में ऑप्शन क्या है? आपको मैथ प्लस एलआर को बैकअप में रखना पड़ेगा। 2023 में मैथ टफ थी, अगर मैथ के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो आपको जल्दी से आरसी पे शिफ्ट होना था। ऐसे नहीं कि आप टफ है लेकिन फिर भी आप उसी को करे जा रहे हो। समझ रहे हो आप? अब एक तो हो गया लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरी चीज़ है वो है पेपर की स्ट्रेटजी। पेपर की स्ट्रेटजी से मेरा क्या मतलब है कि मेरे को पेपर में क्या अटेम्प्ट करना है, कितने अटेम्प्ट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे छोड़ना क्या है। ये जो व्हाट टू लीव है ना, ये करवाता है सिलेक्शन। देखो, आप मैथ में कितने भी अच्छे हो, आपने वहाँ पे उन 2 घंटे में कोई भी आपको प्रूव नहीं करवा रहा, आपको सिर्फ मेंस लिखना है, ठीक है। अब इस 2 घंटे में आपसे कोई ऐसे नहीं कह रहा कि आप इसके पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन सोल्व करो और आप दिखाओ कि आप मैथ में कितने अच्छे हो। नहीं, आपको सिर्फ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। तो घर पे आओ, घर पे आने के बाद में 80 के 80 पूरे करो, उन पे जितना रिसर्च करना है वो करो। लेकिन पेपर में अपन को ये चीज़ नहीं करनी है। पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन मतलब 5 मिनट से 5 मिनट भी नहीं, 4 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो लीव इट। वो है ही नहीं, वो क्वेश्चन है ही नहीं करने के लिए। और आप इस 4 मिनट से ज़्यादा अगर इसमें टाइम दे रहे हो तो आप 3-4 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, जो कि 1-2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मैनी अटेम्प्ट, व्हाट टू लीव और व्हाट टू अटेम्प्ट, ये तीनों चीज़ें कहाँ से निकल के आती है? ये तीनों चीज़ें निकल के आती है आपके मॉक पेपर से। इसकी भी बात करेंगे आगे, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है फियर। पहला तो था आपका इग्नोरेंस, एरोगेंस, जो मैथ के बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए था, ये पहला। उसके बाद में हो गया प्रैक्टिस, फिर हो गया पेपर की स्ट्रेटजी, और फिर हो गया फियर। ये अननेसेसरी का फियर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा तो मैथ बैकग्राउंड था ही नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? देखो, जो मैथ बैकग्राउंड वाले लोग हैं, मान लो कि कोई बीटेक किया हुआ बंदा है, उसने मैथ इसीलिए ली थी कि उसे एसएसटी नहीं आती थी 10th तक, लेकिन वो भी आर्ट्स की सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ रहा है। और आप देखोगे बीटेक के ज़्यादा अधिकतर लोग जो होते हैं वो अपना ऑप्शनल भी ह्यूमैनिटीज़ का रखते हैं। तो जब वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है, मैथ आप कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, अब इन 3 चीज़ों से अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, अगर आपकी पेपर की स्ट्रेटजी फाइनलाइज नहीं है और आप डरे हुए, इन 3 चीज़ों से क्या होता है कि आप जब एक्चुअल दिन जो आएगा उस दिन आप पैनिक कर जाओगे एग्ज़ाम हॉल में। और ये जो पैनिक सिचुएशन है ना, ये आप रिलेट कर सकते हो अगर आपने पहले पेपर दिया हो कभी और आपका सी सेट ना निकला हो। यही सबसे बड़ा रीज़न है जो आपका सिलेक्शन नहीं करवाता। इसके चक्कर में फिर आप आने वाले क्वेश्चंस, मान लो कि आप 1 घंटे में उन क्वेश्चंस के पीछे पड़ गए जो कि लेंदी थे, आपने 1 घंटे में 15 क्वेश्चन किए, आप पैनिक हो गए और आप लास्ट का जो 1 घंटा बचा उसमें आपने ब्लंडर कर दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। यही चीज़ है जिसे आपको कंट्रोल करना है, और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये 3 चीज़ें अपन को करनी है: प्रैक्टिस, पेपर की स्ट्रेटजी और फियर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि फेल क्यों होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने सी सेट के पेपर में कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, हमारे जो कमीशन ने इसका सिलेबस दिया है वो आप देखो, कॉम्प्रहेंशन स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इस पे कोई क्वेश्चन मतलब देखने को मिलता नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे यूपीएससी लैंग्वेज पकड़ाता है आपको। 2023 का पेपर देखना आप, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप समझ ही नहीं पाओगे, या फिर मेजोरिटी पब्लिक समझ ही नहीं पाई उसको, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी। लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एनालिटिकल एबिलिटी हो गई, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये डिसीजन मेकिंग पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमरेसी, क्लास 10th लेवल, ये सबसे बड़ा झूठ है। और
ये आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में भी दिखेगा। जीएस के जो पेपर्स हैं उसमें भी यही बोला जाता है कि आपको है ना स्कूल लेवल की वो आनी चाहिए, लेकिन उसमें कहाँ तक जाते हैं वो रिसर्च पेपर तक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, इनका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब कम हो गए हैं। 2018 के आसपास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, अब नहीं आते। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बढ़ गए, और ये भी क्लास 10th लेवल लिख रखा है। ठीक है, अब देखो अगर अपन अपना पेपर देखें पिछले 5 साल का, तो मोटा मोटा आप देखो कि 27 क्वेश्चन आपके आरसी से आ रहे हैं और आपके 53 मैथ प्लस एलआर से आ रहे हैं। मैं मैथ और एलआर को अलग अलग नहीं देखता क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, दोनों में ही कैलकुलेशन है। ठीक है, 67 मार्क्स की आपकी कॉम्प्रहेंशन आ रही है और 132 की मैथ आ रही है। तो आप केवल आरसी के भरोसे तो नहीं जा सकते। क्या आप आरसी में ये एम कर सकते हो कि आपके पूरे 100% एक्यूरेसी रहेगी पेपर में? बिल्कुल नहीं रहेगी ही नहीं, कुछ भी कर जाओ आप। तो हमें करना क्या है? पहली चीज़, आप अगर किसी भी चीज़ के लिए इग्नोरेंट या कुछ भी हो, पहली चीज़ तो अपने पास्ट को छोड़ो। अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो ये छोड़ो कि मुझे मैथ नहीं आती। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है तो ये मत सोचो कि आपको मैथ आती है बहुत अच्छे से और मेरे को ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस की। आपको दोनों को ही एम करना है। किसके लिए? आरसी प्लस मैथ के लिए। जब तक ये कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश नहीं करोगे ना, सीसेट में कभी भी दिक्कत आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आएगी, बहुत बार आप केवल मैथ से निकाल ले जाओगे, कई बार हो सकता है कि आप आरसी में सारे क्वेश्चन सही कर ले लो, लेकिन सेफर साइड वही है कि दोनों का आपको एक कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा अपने पूरे जो भी अटेम्प्ट्स हैं उनको। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये करनी है आपको। इसके लिए आपको दोनों ही चीज़ें पढ़नी है। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा था? प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस करनी है आपको PYQ से। पहला सोर्स और ओनली सोर्स, पहला सोर्स और ओनली सोर्स। मैं ओनली सोर्स क्यों कह रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा आगे। मैं 2023 का पूरा पेपर आपके साथ में डिस्कस करूँगा। PYQs देखो, PYQs की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। 2023 में क्वेश्चन आया XYZ, ये हैं वो डिविजिबल किससे है। सेम क्वेश्चन 2015 में देखो, ABC इंटू DED ABC, XYZ की जगह ABC। तो यहाँ पे ये जो था वो ABC इंटू 1001 निकल के आ रहा था। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता, ये 1001 कैसे आया है वो आपको पता होता, तो आप ये डायरेक्ट लिख देते कि ये 1001 जो है वो 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है। तो ये तीनों से डिविजिबल हो जाएगा और आप इसे मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। और जो इसको नहीं करके गया वो इसमें तीनों की डिविजिबिलिटी चेक करता फिरेगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हो? कई लोग इसमें वैल्यू पुट करने लग जाएंगे। भाई साहब, तुम इसमें 7 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दोगे अगर केवल कोई भी वैल्यू पुट करके वो डिवाइड करोगे तो, और ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड इंक्रीज्ड, तो नेट चेंज क्या होगा? देखो पहले क्या बोला इसने, ये इंक्रीज, फिर डिक्रीज, और फिर वापस से इंक्रीज। तो इसने पूछा है रिजल्टेंट इंक्रीज। क्या अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर रखे होते तो ये क्वेश्चन नहीं कर लेते? फिर से देखो, 2 नंबर X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर Z है, उससे ये इतना कम है, ये इतना कम है। तो अभी इसने दोनों में रिलेशन पूछा है। यहाँ पे देखो, P की सैलरी जो है वो 20% कम है Q से, और Q की जो है वो 20% कम है R से। तो अब दोनों में रिलेशन पूछा है, क्या आप ये निकाल नहीं सकते? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। 316 और 317 के बीच में देखो, इन दोनों सुइयों के बीच में कोइंसाइड यानी एंगल 0 डिग्री।
दोनों के बीच के एंगल की बात हो रही है 0 डिग्री। फिर से देखो, यहाँ पे देखो इन दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल, 180 डिग्री। ठीक है, फिर से देखो ये देखो, हाउ मेनी मिनट्स विल द टू हैंड्स विल बी अगेन लाइंग वन अबव द अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी कि एंगल 0 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच में एंगल देखो। फिर से यहाँ पे देखो 6 PM और 7 PM के बीच में दोनों सुइयाँ जो हैं उनके बीच में उन्होंने एंगल ना देके मिनट में दे दिया है। क्या आप मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो? और एंगल में कन्वर्ट कर लिया तो आपको दोनों सुइयों के बीच में एक एंगल की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे देखो हाउ मेनी टाइम्स दी, ये दोनों सुइयाँ जो हैं वो कोइंसाइड कब करेगी? कोइंसाइड करने का मतलब है 0 डिग्री कब होगा दोनों के बीच का एंगल। ये वाला देखो, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मिनट और ये दोनों के बीच में एंगल निकालना है 4:25 पे। यहाँ पे अभी तक हमें एंगल दे रहा था और उनकी वैल्यू पूछ रहा था, टाइम पूछ रहा था। यहाँ पे टाइम दे दिया है और एंगल पूछ लिया है। देख रहे हो आप रिपीटेशन? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQ ही अकेला सोर्स है जो आपको एक सही दिशा देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी जगहों से प्रैक्टिस मत करो। इसके बाद में यही वाला ऑप्शन है कि आप है ना मॉक्स सॉल्व करो बहुत सारे। इससे क्या होगा, अब मॉक्स जो हैं वो UPSC के स्टैंडर्ड के नहीं है मार्केट में। तो आपको करना क्या है, इसको केवल एक ही चीज़ के लिए यूज़ करना है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में कैसे पेपर दूंगा। और यहाँ पे भी अगर आप चाहो ना तो इन PYQs को मॉक्स की तरह दे सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2013 से लेकर 2024 जितने भी पेपर है ना ये सारे के सारे पेपर कर लो, जो भी ये 11-12 पेपर हो रहे हैं। यहाँ से आपको डिसाइड क्या करना है कि क्या आपको अटेम्प्ट करना है और आपको कितना अटेम्प्ट करना है। और तीसरी चीज़ कि आप किन क्वेश्चंस को जनरली गलत कर रहे हो। यहाँ से या तो आप उसको वापस से सही जगह से पढ़ के आप उसको सोल्व कर ले जाओगे, या फिर आप ये डिसाइड कर लोगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे उसे लीव करना है। दिस इज़ ओके। अगर आप ये डिसाइड कर ले रहे हो कि ये वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं होते और इनको मेरे को छोड़ना है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब आओ एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है। ये पूरी स्ट्रेटजी है आपको इस चीज़ से बचाने के लिए कि आप पैनिक ना हो जाओ वहाँ पे। देखो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, सब 2.5 मार्क्स के और नेगेटिव इतना। अब देखो एक चीज़ समझो कि एक क्वेश्चन आ रहा है PNC का बड़ा सा क्वेश्चन, उसके भी 2.5 मार्क्स ही हैं। और एक क्वेश्चन आ रहा है, एक सिंपल सा रिमाइंडर पूछा है जिसमें वो भी 2.5 मार्क्स का ही है। तो इसमें आप अपना माथा क्यों खपा रहे हो? अगर ये नहीं हो रहा है आपसे तो इसको छोड़ो, इस पे जाओ। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के देखो, अगर आप पूरे 80 के 80 क्वेश्चन करते हो, यहाँ पे 3 केसेस मैंने लिए हैं, अगर आप 80 के 80 क्वेश्चन करते हो आपको मिनिमम 40 सही करने होंगे। 40 करोगे तो आप 66 से ऊपर रहोगे। आपने 40 से एक भी क्वेश्चन नीचे किया यानी कि 39 करेक्ट और 41 इनकरेक्ट, आप 63.33 पे आ जाओगे और रेस से बाहर हो जाओगे। और इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल रहा है? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना और लगातार 2 घंटे तक क्वेश्चन करते रहना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी एक्यूरेसी कम जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज़ है कि आप बिल्कुल एकदम कट ऑफ ही टारगेट कर लो कि मेरे को 27 ही क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 27 क्वेश्चन करोगे आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा, 4.4 मिनट्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक्यूरेसी 100% रखनी होगी। तो फिर से इसमें भी हम मध्यम मार्ग चुनेंगे। मध्यम मार्ग मतलब एक अच्छा अटेम्प्ट होता है 45 ±5 मान लो इसमें, यानी कि 40 से लेकर 50 के बीच में आप कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। तो एवरेज मान लेते हैं कि आप 45 क्वेश्चन कर रहे हो, 120 मिनट आपको मिल रहे हैं,
तो आप 2.7 मिनट दे रहे हो एक क्वेश्चन को। यहाँ से 1.5 से आप पहुँच गए हो 2.7, तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होएगी। मानते हो इस चीज़ को? अब ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना आपको, और आपके पास में बर्डन भी नहीं है कि मेरे को पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब 40 से 50 ये कैसे डिसाइड करना है कि मैं 40 की तरफ जाऊँ या 50 की तरफ? देखो, 2023 जैसा पेपर हो तो आप 40 की तरफ जा सकते हो, 2024 जैसा पेपर हो तो आपको 50 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और जब आप इस 40 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाओ ना, तो आप बस ये सोच लेना कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। मेरा टारगेट था 40 और मैंने 40 कर दिए। उससे क्या होगी, आपकी पेपर में जो नर्व्स हैं वो कंट्रोल में रहेगी, और आप आगे भी बहुत सारे मतलब 5-7 क्वेश्चन और सही कर जाओगे। कितने राउंड्स होने चाहिए? 2 या 3 राउंड, इसकी बात करेंगे अभी जब 2023 का पेपर डिस्कस कर होंगे। यहाँ पे देखो, अच्छा हाँ, इसमें जो पहला राउंड है ना, वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि पहले राउंड में आपको 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पे नहीं देना है। 2 मिनट से ज़्यादा के क्वेश्चन आपको दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में जाना है। 2 मिनट से ज़्यादा जाना ही नहीं है। और बिलीव मी कि हर पेपर में 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जो 2 मिनट के अंदर सोल्व होने वाले होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी 2023 के पेपर में दिखाऊंगा, जिसे टफ बोलते हैं लोग। ठीक है, अब यहाँ पे पहले राउंड में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि आपको ये चीज़ मार्क करनी है कि कौन सा क्वेश्चन आपको लीव करना है, यानी कि कौन से क्वेश्चन पे आपको सेकेंड राउंड में आना ही नहीं है। इस क्वेश्चन पे आना ही नहीं है, उसे आप बिल्कुल एकदम क्रॉस करके रख दो उसी टाइम पे। ठीक है, अगली बार भी मैं टारगेट उन्हीं को करूँगा ना जो 4 मिनट लें लेकिन वो सही होके दे मेरे को। उन पे क्यों टाइम वेस्ट करूँगा जो मेरे को आते ही नहीं है, एकदम देखे ही हुए नहीं है कहीं पे। ठीक है, सेकेंड राउंड में थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस जो कि आपको लगता है कि मैं कर दूंगा लेकिन टाइम लेगा ये 4 मिनट के आसपास, उन्हें आपको करना है। इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है, मतलब 4 मिनट से ज़्यादा, 4 नहीं आप 5 मान लो कि 5 मिनट से ज़्यादा अगर कोई टाइम ले रहा है तो उसे आपको वहीं पे छोड़ देना है। आपको ये नहीं देखना है कि मैंने 5 मिनट लगा दिए, 5 मिनट और लगा लूँगा सही हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। आपको 5 मिनट का एक थ्रेशोल्ड रखना है। हर 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है आपको, सीधी सी बात ये है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये आपको मॉक में प्रैक्टिस करनी है। मॉक्स में ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको स्टार्टिंग से एंड तक यही दिमाग में रखना है कि आप काफ़ी कर रहे हो। 40 से 50 आपने टारगेट रखा है, आप काफ़ी कर रहे हो, इतनी ही ज़रूरत है। दूसरा, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको 80 क्वेश्चन नहीं करने हैं, टारगेट ही नहीं है 80 का। और करते रहो, रुकना नहीं है, 2 घंटे तक कतई नहीं रुकना है। बीच में हार मानने का सवाल है ही नहीं। इसी 2 घंटे के बीच में बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, ये नहीं करना है। अब देखो 2023 का पेपर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे PYQ कितने हेल्पफुल थे और कौन से क्वेश्चन फर्स्ट राउंड यानी कि मैंने जो बोला आपको कि मतलब लेस देन 2 मिनट्स, उसमें आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे। मैं केवल फर्स्ट राउंड के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि ये पेपर कितना इजी था। सेकेंड राउंड की मैं बात ही नहीं करूँगा। फर्स्ट राउंड आप करते हो और उसी में आप पेपर को निकाल ले जाते। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैंने जो चीज़ बोली आपको कि एक तो लैंग्वेज ने लोगों को डरा दिया, और दूसरा लोग जो लेंथी क्वेश्चन थे उनके पीछे उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। लैंग्वेज थी सबसे बड़ा वेरिएंट। ठीक है, चलो देखते हैं। ये RC वाले क्वेश्चन आप खुद से देख सकते हो। इनमें एक आइडियल ये रहता है कि आप अगर 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर जिस टाइम पे इजी हैं, यानी कि जैसे 2023 का पेपर था उसमें इजी था रिलेटिवली, तो इसमें आप -5 कर दो। आप 22 जो क्वेश्चंस थे इनके बेसिस पे जो उनको आप सही कर सकते थे, और ये अच्छा है। मतलब 22 अगर इसमें कर रहे हो तो बाकी सब मैथ संभाल लेगा। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन लैंग्वेज, ओनली लैंग्वेज, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। ये PNC का क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, तो आपको सिर्फ काउंट करना है। लेकिन इसकी लैंग्वेज
मैं इसके सॉल्यूशन बताने नहीं बैठूँगा, उसके लिए आप बाकी के वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना के भी डाल दी है मैंने 2023 की, तो वहाँ से देख सकते हो। ये वाला बस लैंग्वेज था। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन देखो कि आपको ये डिनोमिनेशन के आपको कॉइन्स दे दिए और आपको बनाना क्या है, 107 बनाने हैं उससे, मत 1 को 10 को और 50 को यूज़ करके आपको 107 बनाने हैं, और उसके आपको डिफरेंट वेज पूछे हैं, इसने डिफरेंट वेज पूछे हैं उसके। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। ये देखो, हाउ मेनी वेज, डिफरेंट वेज पूछे हैं। बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बनाने, जैसे यहाँ पे 107 बनाने थे, वहाँ पे यहाँ पे 25 बनाने। और क्या क्या हम बना सकते हैं, सिंगल ले सकते हैं यानी कि 1, 4 ले सकते हैं यानी कि 4, 6 ले सकते हैं यानी कि 1, 4 और 6, इनको मिला के अपन को 25 बनाना है और उसके टोटल वेज निकालना है। यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी थी, 1, 10 और 50, इन तीनों को मिला के अपन को 107 बनाना है और उसके डिफरेंट वेज निकालना है। PYQ रिपीट हुआ सेम, लेकिन फिर भी इसको क्वेश्चन को गलत करके आए लोग। ये चीज़ें हैं जो क्या आपका या तो सिलेक्शन करवाती है या नहीं करवाती है। देखो PYQ से था सीधा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है PYQ में, लेकिन ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। 4 लेटर्स हैं, 4 एनवेलप हैं और उनमें आपको रखना है। ऐसा एक और क्वेश्चन है, इसी पेपर में एक और क्वेश्चन है जिसमें 5 लोग हैं और उनके पास में 5 टास्क है। उसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये वाला आपसे नहीं होता। ठीक है, मैंने जो ये PYQ मार्क कर रखा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सही करते हैं। जो सही करते हैं उसको मैंने ये ग्रीन से मार्क कर रखा है। ठीक है, ये वाला लेकिन सही किया जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वाला आप नहीं कर सकते थे। मैं मान रहा हूँ कि आप पहली बार में इनको नहीं करते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं कि डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर पूछा है। 2020 का सेम क्वेश्चन देखो, ये ऐसा कैसा दे रखा है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो आपसे होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, डुएबल था ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर आप डेंजर में हो थोड़ा सा। दूसरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालनी है इस एक्सपेंशन की। अब ये एक्सपेंशन, अब एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट कैसे निकालते हो आप? यूनिट डिजिट निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसकी साइक्लिसिटी चेक कर लो, 2 की पावर जितनी भी आए उसकी साइक्लिसिटी चेक करो, या फिर दूसरा तरीका है कि जो भी ऊपर रखा हुआ है उसको डिवाइडेड बाई 10 कर दो। यानी कि देखो, अगर आप 96 की अगर आप यूनिट डिजिट निकालने जा रहे हो तो डिवाइडेड बाई 10 करो, तो जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा ना, रिमाइंडर क्या निकलेगा, 6, और ये 6 ही तो यूनिट डिजिट है। लास्ट के 2 डिजिट पूछ लूँ आपसे तो किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो ये बेसिकली दिस डिवाइडेड बाई 10 और इसका आपसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट। मैं कह रहा हूँ ना, केवल लैंग्वेज चेंज करिए, क्वेश्चन वो के वही आए। यहाँ पे देखो, 3 की पावर 2019, इसको डिवाइड किया 10 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है, बस वही तो किया है इसने। यहाँ पे यूनिट डिजिट दे दिया है और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बड़ा कर दिया है, जबकि अपन को पता है कि यहाँ पे सिर्फ फर्क पड़ेगा 2 से यूनिट डिजिट पे। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को टफ लगा, लेकिन ये, हाँ ठीक है, मानता हूँ कि मैं ये टफ था, लेकिन PYQ में देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, ये कुछ दे रखा है, ये कुछ दे रखा है, इन दोनों को यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि ये 3 से बड़ा है, सम जो है वो ये इतना है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन A एंड D। ठीक है, वही कर रखा है कि ये दोनों हैं, इनका सम दे रखा है और फिर इसने कुछ पूछा है। यहाँ पे देखो, ABC है, DEF है, दोनों 3 डिजिट नंबर है और ये डिस्टिंक्ट नॉन जीरो है, कंडीशन दे रखी है, और इन दोनों का सम जो है वो इतना है, इन दोनों का जो सम है वो इतना है, फिर इन्होंने कुछ पूछा। क्या अगर आप 2022 का ये वाला क्वेश्चन करते तो आपके दिमाग में एक प्रोसेस नहीं होती इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये PYQ से
सीधा सीधा तो देखो बोर्ड की एग्जाम में भी नहीं आते सीधे क्वेश्चन, अब कि एनसीईआरटी में कोई सीधा क्वेश्चन दे रखा है और सीधा का सीधा पूछ लेगा, नहीं, लेकिन उसके जैसा क्वेश्चन है ये। और अगर इसकी प्रोसेस आपको पता होती, आपने PYQ सॉल्व किया होता, तो आप इसको भी कर ले जाते, लेकिन फिर भी मैंने इसको ग्रीन में नहीं रखा है, ठीक है। मैं ग्रीन में केवल उनको रखूँगा जो एकदम सिंपल है, और उसके बाद में दिखाऊंगा टोटल ग्रीन कितने हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो इसको मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब अभी तक नहीं पूछा गया था और ये नया था, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। आगे चलो RC के अपने आप देख लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको PYQ, ठीक है, ये PYQ से इंस्पायर्ड है, एग्जैक्ट PYQ नहीं है ये, लेकिन उससे इंस्पायर्ड है ये, कि यहाँ पे इनमें से कुछ इवन है कुछ ओड हैं, और फिर उन्होंने पूछ लिया कि ये डेफिनेटली इवन है या ये डेफिनेटली ओड है। ये वाले क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, ये नया जरूर है लेकिन ये सॉल्वेबल है, इसे हर कोई सही करेगा। अगर आप वैल्यू पुट करके करना चाहते हो वैल्यू पुट करके करो, अगर आप ऐसे ही करना चाह रहे हो कि ओड प्लस ओड जो होता है वो हमेशा इवन होता है, फिर उसमें अगर मैं इवन में ओड जोड़ रहा हूँ तो फिर ओड आ जाएगा, इस तरीके से भी कर रहे हो तो ये भी ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, इनको आपको सही करना है। देखो मेरे दिमाग में क्लियर है, मैं पहला राउंड चल रहा है ये अपना, और मेरे को जो भी चीज़ थोड़ी सी लेंदी लग रही है या अजीब सी लग रही है मैं उसको सीधे काट रहा हूँ, मैं आगे आगे बढ़ जा रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं करूँगा। ये वाला क्वेश्चन देखो 2022 में सेम क्वेश्चन आया कि इसने कुछ कुछ दे रखा है कि नेचुरल नंबर है P और Q, P जो है वो प्राइम नंबर है और Q जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो इसने ये बोला कि P क्रॉस Q जो है वो ऑड नंबर है, Q बाई P प्राइम नंबर है, ये अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होता तो क्या आप इसका नहीं कर सकते थे, प्राइम नंबर P और कंपोजिट नंबर C, इसमें प्राइम P और कंपोजिट C दे रखा है और इसने ये 3 चीज़ें पूछी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन क्या होता तो आप इसको 100% सही करके आते, और अगर ये PYQ नहीं भी किया होता तब भी ये सॉल्वेबल था, इसे आप गलत नहीं कर सकते। आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता नहीं है तो फिर आप पढ़ क्या रहे हो मैथ के लिए, तैयारी क्या कर रहे हो सीसेट की, लेकिन ये करने लायक था, ठीक है, तो इसे मैंने ग्रीन में रखा है। ये PYQ से इंस्पायर्ड है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इंस्पायर्ड है। यहाँ पे वही मल्टीप्लिकेशन और ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो PYQ से ही ड्राइव किया है, एग्जैक्ट PYQ नहीं है, उससे ड्राइव्ड है, आगे का एक स्टेप आगे का है, ठीक है। तो इसको भी मैंने उसमें नहीं रखा है, मैंने इसको क्रॉस मारा है, ठीक है। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन XYZ, ये वाला सेम क्वेश्चन ABC, अभी अपन ने पहले भी डिस्कस किया ही, इसको ऐसे कैसे इसने पूछ लिया, यह आप गलत नहीं कर सकते थे। अब देखो यहाँ से मेरे को क्या पता चली कि एक पैटर्न है कि 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी पूछी है इसने। PYQs ऐसे देखा करो कि इसने 7, 11, 13 की करी है। अब आप देखोगे ना इसी पेपर में एक जगह इन्होंने 13 की फिर से चेक कर ली है, और PYQ में देखोगे आप एक 7 वाला मिलेगा आपको, 2-3 जगह मिलेगा 7 वाला। ये वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं हम क्यूबिकल ब्लॉक में, तो हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स, सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स यानी ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि एक क्यूब है उसको चारों तरफ से मैं पेंट कर रहा हूँ, तो वो वाले क्यूब्स अंदर छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं जो कि किसी भी साइड से पेंटेड नहीं है उनके नंबर बताने हैं। वही वाला क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछ रखा है कि ऐसा कुछ है, स्मॉल क्यूब्स, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस, पेंटेड फेस जो नहीं है यानी कि अंदर घिरे हुए हैं, वो जो भी अंदर हैं वो घिरे हुए हैं ना चारों तरफ से, तो बस वही पूछा है इसने, लैंग्वेज अलग कर दी है, ये आपसे होना चाहिए था। इससे तो 3-4 ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। इसी पेपर में भी एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, ये वाली चीज़ देखो, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाई रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ ये सच दैट odd digits occupy odd position, even digits occupy even positions। ये वाले क्वेश्चन के लिए लोग कैट गए थे, जो ट्रिब्यूनल होता है ना उसमें गए थे कि ये हैं कैट लेवल का क्वेश्चन है और ये हमसे नहीं पूछना चाहिए था, हमारा तो 10th लेवल तक का ही। भाई 2021 में क्यों नहीं गए तुम? 2021 में देखो 2-2, 3-3, 3-3
ये डिजिट्स हैं, इनसे डिस्टिंक्ट नंबर बताने हैं जो कि 30,000 से बड़े हैं। यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ तो सेम ही है ना, इन डिजिट्स को यूज़ करके डिजिट बनाना है, इनको यूज़ करके डिजिट बनाना है। हाँ, कंडीशन अलग है कि यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा का, और यहाँ पे इसने कंडीशन दी है कि ओड डिजिट पे ओड मतलब ओड पोजीशन पे ओड डिजिट और इवन पोजीशन पे इवन डिजिट। कंडीशन ही तो अलग करी है, क्वेश्चन तो वही है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया होता, इसके पीछे का पूरा वो पढ़ा होता, बता देता हूँ आपको, शायद कुछ लोग समझ पाए। अगर ये पढ़ा होता तो क्या आप इसको कर ले जाते, लेकिन फिर भी मैंने इसको ग्रीन में नहीं रखा, टफ माना है, लेकिन ये PYQ का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो हम जब भी ये वर्क वाला चैप्टर जब भी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए था। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, PYQ इसमें 3-4 बार आ चुके हैं, तो ये होना चाहिए था। ग्रीन में रखा है मैंने इसको, ठीक है। आगे चलो, ये वाला देखो, इसको मैंने ग्रीन में नहीं रखा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, इसने पहले 2018 में एक क्वेश्चन दिया, 8, 6 और 4, इनके बीच में कोई ना कोई मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, उससे 6 आ रहा है। इन तीनों के बीच में मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, उससे 11 आ रहा है। इन तीनों के बीच में कर रहा हूँ, उससे 16 आ रहा है। तो इन तीनों के बीच में करूँगा तो क्या आएगा? यही तो किया है उसने, इन तीनों के बीच में किया है तो ये आ रहा है, इन तीनों के बीच में किया है तो ये आ रहा है, इन तीनों के बीच में किया तो ये आ रहा है, और इन तीनों के बीच में करूँगा तो क्या आएगा? क्या ये PYQ नहीं है एग्जैक्ट? और नंबर तो चेंज करेगा ना भाई वो, तो ये PYQ है, लेकिन फिर भी मैंने ग्रीन में नहीं रखा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं कि केवल अगर उनको हम डिसाइड कर लें कि हमें वही करना है, तो भी हम सही सेट आराम से निकाल के ले जाएंगे और अच्छे मार्जिन से निकाल के लेके जाएंगे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो था 7x + 96, ये वाला क्वेश्चन PYQs में नहीं आया था, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हो रहा है, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। तो आगे जो भी पेपर्स आएंगे उसके लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसको मैंने देखते ही क्रॉस कर दिया। मान लो कि मैं 2023 में पेपर दे रहा हूँ, मैंने देखते ही क्रॉस कर दिया कि ये मेरे से नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। ये वाला देखो, इसमें तो हिट एंड ट्रायल मारना था, इसमें PYQ की ज़रूरत थी नहीं, कैसेस बनाने, ये PQRS जो है वो डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो आप इसको कर सकते थे। ये मोस्टली लोगों ने सही भी किया था, तो ये ग्रीन में रखते हैं इसको। देखो, उस जगह मैंने बताया था डिविजिबिलिटी ऑफ 13, फिर से पूछ लिया, इसी पेपर में पूछ लिया। कैसे अटेम्प्ट करना था, क्या करना था, वो तो ठीक है, लेकिन फिर से पूछ लिया, फिर भी मैं इसको नहीं रखूँगा क्योंकि पेपर में टफ था ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर इसमें आप अटेंटिव होते तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था। 2 सेकंड का कैसे था? 9 डिजिट नंबर 1111 लिख के बना रहे हो आप। बहुत सारे लोग इसको मल्टीप्लाई करने लग गए, अरे क्यों? अगर 1111 लिख रहे हो 9 बार, तो उनका सम कितना हो गया? 9। और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि पूरी की पूरा अगर सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा 9 से डिविजिबल है। एक चीज़ जो 9 से डिविजिबल है उसको उसी से, जो कि 9 से डिविजिबल है, उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 81 इंटू समथिंग। ये 9 से डिविजिबल ऑप्शन ही है कि, पर ठीक है, हो सकता है कि आपको ये वहाँ पे नहीं चमके, लेकिन ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक रेंज हमेशा दी जाती है। PYQs आप देखोगे 4-5 PYQs हैं ऐसे, एक रेंज दी जाती है। उसमें क्या पूछा जाता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितने होंगे, जितने भी डिजिट्स इनके बीच में आ रहे हैं। नंबर ऑफ 5 कितने होंगे इनके बीच में आ रहे हैं। डिविजिबल बाई 4 कितने होंगे इनके बीच में आने वाले। तो ये PYQ की थीम है। इसी थीम पे आगे भी क्वेश्चंस आएंगे और इसमें अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। PYQ आप करोगे तो एक मतलब अच्छा वो है, पैकेज है पूरा, जिससे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर सकते हो। ये PYQ का था और ये होना भी चाहिए था आपसे, इसमें कोई वो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इसको नहीं माना है। ये PYQ से इंस्पायर्ड है। 2 PYQs ऐसे आ रखे हैं, 2 PYQs ऐसे आ रखे हैं जिसमें ये दे रखा है कि एक सर्किल है, उस पर इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और उनको हम ऐड कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो उनमें बताना है, किसी में पूछा है कि वो इक्वल ट्राइंगल वाले कितने होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल वाले कितने होंगे, या फिर ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं। इन्होंने एक स्टेप आगे चले गए, इन्होंने एक स्क्वायर दे दिया
और स्क्वायर में पॉइंट्स दे दिए और उनमें फिर क्या बोलते हैं आपसे ट्राइंगल बनवा लिया। तो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है कि नहीं होगा। PYQ से इंस्पायर्ड है लेकिन ये ठीक है, एक स्टेप आगे गए। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाले पेपर ये तो हमेशा ही रिपीट होते हैं। ठीक है, इसको ये लिख दिया तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिख दिया तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो PYQ और ये सब सही करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको कि कैसे इन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी। ऐसे क्वेश्चन क्या पहले नहीं आते थे, ए इससे बड़ा है, C और D की सेम एज है, ये यंगेस्ट है, ये ओल्डर है। तो लेकिन इन्होंने किया क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, पहले क्वेश्चन कैसे पूछते थे, पहले क्वेश्चन में यही कंडीशंस 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 कंडीशंस, और फिर यहाँ पे पूछेंगे कि कौन इन चारों में से यंगेस्ट है, ये पूछते थे। अब उन्होंने क्या पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन, कितने स्टेटमेंट चाहिए, ये पूछा है उसने। एक लेवल ऊपर गई ना, लैंग्वेज यूज़ किया उन्होंने। तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि कितने स्टेटमेंट सफिशिएंट है। हो सकता है कि कोई एक फालतू में ही दे रखा हो जिसका कोई रीज़न ही नहीं है, अगर इसको हटा दूँ तो भी मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ, तो फिर उसको आप कैंसिल करोगे। ऐसे क्वेश्चन देखो 2017 में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे कि ये दो हैं वो सेम एज है या ओल्डर है, लेकिन इसमें फिर से सीधे सीधे पूछ लेते थे वो कि बताओ इसकी वजह से। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स चाहिए, एक लेवल आगे गया है, लेकिन होना चाहिए था, ये सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। ये वाले क्वेश्चन देखो, हमेशा से क्वेश्चन आए हैं, ये मैरिड कपल है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, कपल वाली चीज़, UPSC ज़्यादा अधिकतर यही यूज़ करता है जब भी ऐसे ब्लड रिलेशन वाली चीज़ें देता है ना वो। मैं आपको इसके क्वेश्चंस बता देता हूँ 39 के। PYQs देखो, फैमिली ऑफ इतना, ये इतने मेल के बराबर ही फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओनली वन मैरिड कपल, इनको यूज़ करता है वो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी आपको मिलेगा 2 मैरिड कपल, यहाँ पे भी देखो 2 कपल्स इन द फैमिली। लेकिन अभी तक क्वेश्चन कैसे पूछता था, सीधे सीधे वो ऐसे वो दे देगा और फिर नीचे पूछ लेगा कि कौन फीमेल है, कौन किसका हस्बैंड है, किसकी वाइफ है। ये सब क्वेश्चन अब तक पूछता था। अब उसने फिर से एक लेवल बढ़ा दिया। उसने इस बार क्या पूछा, उसने इस बार पूछा कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट, ये रिलेटिवली इजी हैं। यहाँ पे आप सीधे सीधे ये चेक कर सकते हो कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 क्या इन तीनों को मैं लेके आंसर कर सकता हूँ। क्वेश्चन जो भी था, क्वेश्चन था व्हाट इज़ रिलेशन E to B का, क्या मैं उसको इन तीनों को यूज़ करके दे सकता हूँ। फिर अगर यहाँ पे नहीं तो इसको कैंसिल करो, फिर इस पे जाओ। ये रिलेटिवली ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल 4 आ गया तो फिर ऑल 4 तो जाएगा ही, फिर अगर कोई भी नहीं है तो। और अगर चारों से भी नहीं आ रहा है तो फिर नॉट सफिशिएंट है। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक लैंग्वेज की चीज़ यूज़ की है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन होना चाहिए था। इजी दिया है, मतलब पहली बार उन्होंने ऐसी चीज़ ट्राई करी है ना लैंग्वेज देने की, तो उन्होंने इजी दिए हैं, टफ नहीं दिए। अब अगर क्वेश्चन आता है तो अब आप इसमें, इन दोनों का ही आंसर शायद ऑल था, अब आप इसमें ऑल की उम्मीद मत करना, ठीक है। अब वो जाएगा, अब वो थोड़ा खेलेगा आपके साथ। चूज द ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब इस क्वेश्चन में केवल कंपोजिट और प्राइम नंबर की अगर डेफिनेशन आपको पता होती ना तो आप इसे कर जाते हैं। ये जितने भी दे रखे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 91 नहीं है। बताओ आप 91 किसका, मतलब 91 के फैक्टर्स क्या हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे होना चाहिए था, देखते ही पता चल रहा था कि सारे के सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। आगे चलते हैं। ये वाला देखो, इस वाले क्वेश्चन को भी मैंने सोल्वेबल में नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है और वो फार्मूला अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर वो थोड़ा सा मिस हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये कर लेना चाहिए जब भी आप परसेंटेज पढ़ते हो, तो उसके बाद में आप इंटरेस्ट वगैरह पढ़ते हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप इसे कर ले जाओगे 2 मिनट के अंदर अंदर। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 जब इसको डिवाइड करें। मतलब 1186 है
उसको हम किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 31। ये एग्जैक्ट PYQ तो नहीं है, PYQ से इंस्पायर्ड ज़रूर है। अभी तक जो PYQ आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, वो देखो ऐसे आ रहे थे, व्हाट इज़ द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई दिस लीव्स अ रिमाइंडर 2। मतलब हमें नंबर निकालना था, हमें नंबर निकालना था कि इस नंबर को जब इन सब से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ये वाला देखो सेम है कि 1000 से बड़ा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमको, जो कि इनसे जब डिवाइड करें तो सबके सब रिमाइंडर 3 दे। तो ये रिलेटिवली थोड़े से ईजी पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि इनमें हम इंडिविजुअली डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करना तो इसको HCF लेके चाहिए, HCF LCM का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं हो रहा है तो आप इंडिविजुअली कर सकते हो, ये ईजी है। लेकिन यहाँ पे इसने इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। यहाँ पे उसने वो नंबर दे दिया, उसने रिमाइंडर दे दिया। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो रिमाइंडर, एक वो खुद नंबर, और फिर फैक्टर्स। अभी तक जो PYQs में क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि नंबर निकालना था और आपको रिमाइंडर और फैक्टर दे रखे थे। तो नंबर निकालना आसान है क्योंकि आप फैक्टर्स से डिवाइड कर सकते हो उसको और चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ ये है कि आपको रिमाइंडर जो है वो दे रखा है, आपको नंबर दे रखा है और आपको फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक क्वेश्चन ऊपर आया नंबर ऑफ फैक्टर्स का, जो 7x + 96 वाला, और एक ही आया। इसका मतलब समझ रहे हो? अब ये क्वेश्चन ही रिसाइकल्ड है, लेकिन इन्होंने 2 चीज़ें जो दे रहे थे वो नहीं दे के 2 अलग चीज़ें दी है, लेकिन चीज़ वही है। और यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये PYQ से इंस्पायर्ड है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कैंसिल करा है क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेस रहता है उसमें याद नहीं आती है जनरली, अगर हमने ऐसी चीज़ें सॉल्व नहीं करी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, ये भी PYQ इंस्पायर्ड है। एक आपने देखा होगा, कुछ क्वेश्चन था ऐसे 2Q बन रहा था, किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये बन रहा था, तो उसमें केसेस मतलब लेके पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी थी। चलो फिर भी ठीक है, इसको देखा आपने, काट दिया कि मेरे को ये नहीं आता, कंप्लीटली फाइन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। इसमें तो आपको 4 ही केसेस बन रहे थे। इसमें शायद व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 से कम, यानी कि उसमें एक पहला तो फिक्स हो ही गया, फिर 3 चीज़ें हैं और 3 से ये केसेस बना सकते हो आप, इजीली बन जाएंगे, और उनको आप ऐड करोगे तो आप निकाल लोगे, सम करोगे तो। लेकिन ये क्वेश्चन भी PYQ में आ रखा है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग, इनको यूज़ करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। यहाँ पे भी इनको यूज़ करके 4 नंबर का डिजिट बनाना था। एंड नन ऑफ द 4 डिजिट्स आर रिपीटेड एट एनी मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी, वो ठीक है, लेकिन देखो UPSC के एग्जामिनर के पास में तो ये वाली चीज़ आई ना, उसने जब वो क्वेश्चन बनाने बैठा तो उसने ये PYQ माइंड में रख के क्वेश्चन बनाया। मॉडिफाई तो करेगा ही, जब क्वेश्चन मैथ में बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, उसके पास में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उनको वो मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाता है। कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन नहीं आते हैं UPSC। ठीक है, तो ये आपसे होना चाहिए था, ये इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी था कि ऐसे एक घड़ी है 10, उसमें अपन को देखना है तो 12 से देखेंगे, फिर 1 से देखेंगे, फिर 2 से देखेंगे, फिर वापस से रिपीट हो जाएगा। तो वो ये आसान था, मतलब 12 तक आप जा सकते हो, यहाँ पे 11 तक जाओगे, फिर 12 से आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो क्रॉस मार लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे थे सीधे कि 10 की पावर 10 में 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बता दो। लैंग्वेज दे दी है उन्होंने, टुडे इज़ संडे, देन विच डे इज़ एग्जैक्टली, ये इस दिन पे क्या होगा, तो ये लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया उसने, इसको, इस चीज़ को उसने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। 10 की पावर 10 में 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल लो। यही क्वेश्चन था, ये होना चाहिए था आपको। मैं ग्रीन में रख रहा हूँ इसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन रेड टू ग्रीन। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, दूसरा इतने सेकेंड ले रहा है, तीसरा इतने सेकेंड ले रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम है। ठीक है, 2 बजे उन्होंने शुरू किया
तो अब ये निकालना है। देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, a second bell rings every 24 minutes, third bell rings every 32 minutes. If all the three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? सेम क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू ही तो चेंज करी है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर आपने PYQ का सोल्व किया होता तो क्या आप इसको सोल्व करने लायक होते? बिल्कुल होते। सेम चीज़ को सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, सेम वो यूज़ हो रहा है, आप इसको सोल्व कर ले जाते हैं। और इसीलिए मैंने इसको ग्रीन में भी रखा है। HCF LCM का कॉन्सेप्ट तो पढ़ोगे ना आप, मैथ पढ़ोगे तब। और ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ से नहीं डरना है। 2022 में आपको पता होगा एक डिविजिबिलिटी का वो था, ठीक है टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन वो जो उसकी लेंथ जो दे रखी थी उसकी वजह से अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर नहीं, उसे नहीं छोड़ सकते आप। इसमें भी आप देख लो, इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आप PYQ का एनालिसिस देखना, इसको पढ़ने जितना ही टाइम है, बाकी तो ये 30 सेकेंड में आता है आंसर, बाकी का तो ठीक है। RC आप खुद से देखना, ये वाली चीज़ देखो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे होता, इसको क्रॉस मार दो, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड बताना चाह रहा हूँ। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, एक सीरीज आई थी AB, फिर ABC, फिर ABCD, फिर ABCDE, और ऐसे ही करते करते आगे जाएगी। तो उन्होंने 100 प्लेस पे पूछा था कि इस पे क्या होगा, ठीक है। उस पेपर में आता तो भी मैं क्रॉस पे ही रखता इसको, लेकिन अब जब ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में तो मैं इसको सोल्व करूँगा। इसको सोल्व करूँगा तो मेरे को एक आइडिया मिलेगा, और उस आइडिया के बेसिस पे अगला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने लायक बन जाऊँगा। मिडल टर्म निकालना है, और यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, ZY। चलो इसको ऐसे देख लो, यहाँ से Z, अच्छा 2 से शुरू कर दो ना, Z 2 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, फिर 4 बार, फिर 5 बार, 6 बार, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। A जो है वो कितनी बार आ जाएगा, 27 बार आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वाला क्वेश्चन आप करते तो इसको करने लायक बनते, और अगर आप ये क्वेश्चन करते तो 2024 में एक क्वेश्चन आया था। मैंने 2024 का पेपर डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो रिलेटिवली ईजी था 2023 से। मैं 23 में आपको दिखाना चाहता था कि देखो उसमें भी पेपर पहले वाले क्वेश्चन से ही बन रहे हैं। 2024 में एक क्वेश्चन आया था 1 1 2 1 2 3 ऐसे करके कुछ था, और उन्होंने सम पूछ लिया था इनका। अभी तक वो अल्फ़ाबेट देता था, फिर उन्होंने डिजिट्स देना शुरू कर दिया और उस सम पूछ लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बन जाते हैं आप। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इनका तरीका सेम है, सबको सोल्व करने का तरीका सेम है। अगर तरीका आपको पता है तो ये सब 2 मिनट के अंदर सोल्व होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं क्रॉस पे रख रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने नहीं रखा इसको, क्योंकि हो सकता है कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते और कुछ वो कर देते, लेकिन ये ईजी क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, और 2 स्टेटमेंट उन्होंने पूछा, तो यहाँ पे बताना था कि अब यहाँ पे मेरे को आंसर देना है यस या फिर नो में, कि क्या ये बड़ा है इससे, P + Q - R जो है वो बड़ा है P - Q + R से। P और P दोनों तरफ से कट जाएगा, इसका मतलब है Q इज़ ग्रेटर देन R। मेरे को केवल ये चेक करना है क्या मैं यस या नो में आंसर कर सकता हूँ इसको। या तो ये नहीं है, ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है तो मैं नो बोलूँगा, अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है तो यस बोलूँगा। क्या मैं इन दोनों चीज़ों को स्टेटमेंट 1 को अकेले को यूज़ करके दे सकता हूँ, इसको अलग अकेले को दे के कर सकता हूँ, या फिर दोनों को मिला के करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा, या फिर दोनों को मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आएगा। ये वाली चीज़ चेक करनी थी। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मेरे को Q ग्रेटर देन R देखना है, तो इन दोनों को यूज़ करने के बाद में ये आ रहा है मेरा, तो क्या मैं आंसर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बताओ आप आंसर बताओ। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे आप गलत नहीं कर सकते, इसमें तो कोई मैथ ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये PYQ से था, लेकिन फिर भी मैंने इसको देखो ग्रीन में नहीं रखा। मैं आपको इतनी लिबर्टी दे रहा हूँ कि PYQ से क्वेश्चन आया है सीधा सीधा, फिर भी आप उसको छोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये इतने क्वेश्चंस होंगे आपके पास कि आप आसानी से निकाल के ले जाओगे।
ऐसे क्वेश्चन नहीं आते क्या? ये जो भी उसके वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं, ये PYQs में नहीं आते? बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी आप छोड़ के आओ, मैं कह रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम इसी लाइन पे तो था ही। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट एवरीवन, ये ठीक है, इतने फेल हो गए, इतने। ये भी उसी पे वेन डायग्राम पे क्वेश्चन था और उसी से यहाँ पे बन गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर, नंबर बताना है अपन को। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज रिक्वायर्ड टू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है। देखते ही याद आता है 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये जो है वो 6 के बराबर होता है, और 1 + 2 + 3 भी 6 के बराबर होता है। और लोगों ने बोल दिया कि स्टेटमेंट 1 अलोन ही सफिशिएंट है। भाई साहब, अगर आपने 2022 वाला ये क्वेश्चन किया होता ना, तो आप इसको सही करके आते। इसने क्या बोला है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। इसको भी लोगों ने यही सोच के गलत किया कि ये कंसेक्यूटिव है और इसमें ये चीज़ फॉलो हो रही है कि उनका जो सम है वो प्रोडक्ट के बराबर है। लेकिन क्या ये तीनों जो हैं -1 0 +1, क्या ये कंसेक्यूटिव नहीं है? इंटीजर्स की बात करी है उसने, पॉजिटिव्स की बात थोड़ी करी है। इसका सम देखो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन देखो 0। एक ये देखो -3 -2 -1, क्या ये कंसेक्यूटिव नहीं है? क्या ये चीज़ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही? अगर ये क्वेश्चन आपने किया होता, आप इस क्वेश्चन को एकदम सही करके आते हैं। यहाँ पे देख लो, क्या मैं 1 से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि PYQ देखो इतना यूज़ हो रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा PYQ यहाँ पे आ गया है। अब उन्होंने लैंग्वेज तो चेंज करी है, लैंग्वेज तो मैं कह ही रहा हूँ कि 2023 में उन्होंने लैंग्वेज चेंज करी है, इतनी सारी लैंग्वेज चेंज कर दी है। यहाँ पे कितना सिंपल सा क्वेश्चन था 3 लाइन का, यहाँ पे देखो इतना क्वेश्चन बना दिया और मतलब पूरा पेज भर दिया इसमें। लेकिन फिर भी मैंने देखो इसको ग्रीन में नहीं रखा है, मतलब आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हुए भी ग्रीन में नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए था। 5 चिल्ड्रन विद एज इतनी, और इसमें क्या बोलते हैं डिफरेंस 2 में, मतलब इसकी x है तो इसकी x + 2 x + 4। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ आप x मान के भी कर लेते तो हो जाता आपका कि यंगेस्ट की निकालनी है आपको। लेकिन इसमें सिर्फ आपको ये आंसर देना है कि कितने स्टेटमेंट सफिशिएंट है। तो अगर x का एक ही वेरिएबल आ रहा है इसमें, तो फिर तो एक ही इक्वेशन चाहिए ना मेरे को सोल्व करने के लिए, x + 4 x + 6 और x + 8। ठीक है, एक ही वेरिएबल चाहिए। तो इन दोनों में आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या मैं यहाँ से एक इक्वेशन बना पा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ से बना पा रहा हूँ। अगर बना पा रहा हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन तो आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन मैं PYQ का इसमें भी रेफरेंस बताना चाहूँगा आपको कि द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। अब यहाँ पे जब ऐसी ऐसी चीज़ें आए ना, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे नहीं लेना है कि आप है ना उसको मतलब x लो फिर x + 1 लो फिर x + 2 लो। नहीं, आपको हमेशा ऐसे करना है कि x मानो जब भी ऑड है तो, फिर अगला टर्म मानो x + 1, फिर अब x - 1 ये कंसेक्यूटिव तो है, यहाँ पे मानो x + 2, यहाँ पे मानो x - 2। इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे बस इतना ही बताना था मेरे को कि इतना ही है। अब देखो ये और चीज़ देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, कैन बी इक्वल टू देयर सम। 2021 में ये आया, कैन बी इक्वल टू देयर सम। 2022 में ये आया, सम 2023 में ये आया। तो आप समझ रहे हो PYQs की इम्पोर्टेंस, समझ रहे हो आप? अब ये जो पहली चीज़ बताई ना मैंने कि आपको ये वाली चीज़ें माननी है, इसका फ़ायदा यहाँ पे भी हो सकता था आपको। अगर आप C की वैल्यू को x मान लेते, 2 का डिफरेंस है, यानी कि ये तो x + 2 है, ये x + 4 है, और यहाँ पे माइनस में x - 2 है और ये x - 4 है। इनसे फ़ायदा क्या होता है ना कि जब इनको जोड़ते हैं ना, तो ये 2 से 2 कट जाता है, 4 से 4 कट जाता है, तो सीधे सीधे ये कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, यानी कि सबकी एज का सम। ठीक है, तो ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही बताना था इसमें। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, ग्रीन में डाल रहा हूँ इसको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी केसेस ही बनाने थे कि
100 नंबर लेके आ रहा है, 100 नंबर के हैं, 4 पेपर है और आपको 99% स्कोर करना है, तो आपको केसेस बनाने हैं कि पहले में इतना आ जाए, दूसरे में इतनी आ जाए, तीसरे में, चौथे में, केसेस गिनने हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसको क्रॉस पे डाला है, ठीक है। जैसे केसेस वहाँ पे बना रहे थे ना अपन, उसमें जब 25 रन बनाने थे 1, 4 और 6 को यूज़ करके, वैसे ही यहाँ पे मेरे को 99%, 400 का 99% कितना होता है, 396 बनाने हैं मेरे को चारों में मिला के, और उसके केसेस निकालने हैं। बस इतना ही है, ये वही क्वेश्चन है, ये सेम है, लेकिन फिर भी क्रॉस पे रखते हैं। उसको भी क्रॉस पे ही रखा था। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है होने को तो, लेकिन इन्होंने पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको क्रॉस पे रख रहा हूँ। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अब आप कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन फ्लोर है, उसमें इसको एरिया को डिवाइड करना होता है, मतलब टोटल के एरिया को एक के एरिया से डिवाइड करेंगे तो अपन को नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाती है। ईजी था, लेकिन फिर भी क्रॉस पे रखता हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो सकते थे आप। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, वर्ड बाय वर्ड सेम है। देयर आर 5 पर्सन्स और उनके कुछ टास्क है, सबको एक एक टास्क देना है। नाइदर पी एंड क्यू कैन बी असाइन टास्क 1, यहाँ पे पढ़ो, 5 टास्क है, 5 पर्सन है। टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू आइदर पर्सन 1 एंड पर्सन 2। टास्क 1 है, वो पी और क्यू को असाइन नहीं कर सकते। दूसरा देखो, टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर आर और एस, और यहाँ पे देखो टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर पर्सन 3 और पर्सन 4। उन्होंने केवल इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत करी है कि पर्सन 1 को पी लिख दिया है, पर्सन 2 को क्यू, पर्सन 3 को आर, 4 को एस और 5, बस इतनी मेहनत करी है यूपीएससी एग्जामिनर। तो ये क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन करे होते 2015 वाला, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रट के बैठे होते, दोनों का आंसर 24 है, तो भी सेम क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रट के बैठे होते इसका आंसर, लेकिन इसका तरीका पता होता आपको, आप इसको सोल्व कर ले जाते बहुत ईजीली। लेकिन फिर भी मैंने ग्रीन में नहीं रखा। ये वाला क्वेश्चन देखो, नया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था ना मैथ का, जो पूरे पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें जो चीज़ें थी ऐसी ही कुछ हैं, और इसमें तोलने का मतलब वो देखना है आपको, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये वाली एक नई चीज़ है, इसको आप सीख लेना। उस टाइम पे आप बिल्कुल नहीं कर सकते थे, बिल्कुल मान ही नहीं सकता मैं कि पेपर में हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन अब अगर इसके बेसिस पे कोई फ्यूचर में क्वेश्चन आता है तो वो आपको नहीं छोड़ना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आए हैं पहले, कि ये माइनस को कुछ नाम दे दिया उन्होंने, वो इसको कुछ नाम दे दिया, इसको कुछ नाम दे दिया, और फिर उन्होंने ये ऐसे दे दिया, इसको बस उन्होंने इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बैठाया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते रहे कि इसका मतलब जो है वो डिवाइडेड बाई है, इसका मतलब जो है वो मल्टीप्लाइड है, इसका माइनस है, इसका ये है, तो इसकी वैल्यू बता दो। ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछते तो हम सब बता देते, लेकिन स्टेटमेंट में आ गए तो अब हमें मौत आ रही है। क्यों? इंग्लिश नहीं आती। अब ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। प्लस का मतलब हो सकता है कि कोई ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दे दें कि प्लस का मतलब है कि कोई इसकी मदर है, माइनस का मतलब है कि इसका सन है, और फिर वो ऐसे क्वेश्चन बना दे। बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो ये आपसे होना चाहिए था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आ जाओ, ये फिर से 2 की पावर 192 डिवाइडेड बाई 6, इसका रिमाइंडर निकालना है। कितनी बार पूछोगे ये वाले क्वेश्चन, ABC ये, और इनमें आपको ढूंढना है सीक्वेंस, ये वाली चीज़ें रख रख के देखो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, रख रख के देखो इनको, और आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर ये किया होता तो आपको इसका तरीका पता होता और आप इसको करते, अटेम्प्ट करते। कम से कम नया क्वेश्चन आता तो आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ABCD आर 2 डिजिट मल्टीप्लाइंग, ये ऐसा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ये इस पेपर के अंदर ही, और ये PYQ से इंस्पायर्ड है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इंस्पायर्ड है। और 2024 में इन्होंने इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू किया, इस पे क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आप अच्छे से करना। फिर भी मैंने इसको क्रॉस पे रखा है, पेपर में आप नहीं कर पाते। ये वाली चीज़ें 77, 78 सबसे प्यारे क्वेश्चन अगर इस पूरे पेपर के हैं तो ये 2 क्वेश्चन है। एकदम नया तरीका,
2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू और 1 फॉल्स है, और उससे मेरे को ये निकालने हैं कंक्लूजन्स। मज़ा आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। पेपर में बिल्कुल नहीं करना था, पेपर में करते आप इसको 10 मिनट तक सोचते रहते हैं, लेकिन अब जब ये PYQ बन चुका है तो अब आप इसको करो और अगले पेपर में कैसे करना है वो फाइनलाइज कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला फिर से वही वाली चीज़, P ट्रू है, ये दोनों जो हैं ये ट्रू होगी, मतलब ये वाली चीज़ें आपको अटेम्प्ट करने की आदत डालनी है अब, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 2 क्वेश्चन आए हैं एक पेपर में। ये वाला सेम PYQ देखो, देर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल फेसेस विद नो पेंट। नो पेंट इस पेपर में भी एक क्वेश्चन आ चुका है ऊपर, नो पेंट वाला। देर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, 1 पेंटेड विद ब्लू और अदर। ये PYQ में देखो, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस, 0। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली 1 ऑफ साइड पेंटेड, 17 में आया, ये 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 23 में आ गया। होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्रॉस पे रखा है, ठीक है। कितने क्रॉस पे रखवाओगे? ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, मतलब अल्फ़ाबेट को वो रिवर्स करवाता ही रहता है, PYQ उसमें भी करवाता है, इसमें भी करवाया है, इसमें और भी ज़्यादा आसान है। बस आपको इसको लिखना था फिर से रिवर्स करके और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो ये आपसे होना चाहिए था। देखो मैंने इतने क्वेश्चंस क्रॉस करवाए हैं आपको जो PYQ से सीधे उठ के आए हैं, उसके बावजूद भी मेरे पास में 22 ग्रीन क्वेश्चंस आ गए। 22 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फिर भी करूँगा मैं, फर्स्ट गो में करूँगा। और इतने सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, क्रॉस कर दिए हैं जो अपन को आते हैं उनको भी, उसके बावजूद अपन 22 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। 22 क्वेश्चन यहाँ से करके ले जाओ, 22 क्वेश्चन आप उससे करके ले जाओ अपना RC से। 22 ये तो सही वाले हैं ना, 27 में से 22 सही माने थे अपन ने, और ये 22 वाले यहाँ से लेके चले जाओ, इसमें 5 गलत भी हो जाते हैं। 17 क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? 22 + 17, कहीं रुक रहे हो आप पूरे पेपर में? PYQs देखो, इस पूरे पेपर में 31 PYQs थे, 31 अकेला यही। अगर आप, अच्छा चलो आप है ना, मेरे को एक प्रॉमिस करो अभी इसी टाइम पे, इसी टाइम पे रुक के कमेंट में या फिर जहाँ भी आप लिखते हो, आप अपने सामने लिखते हो, कहीं पे भी लिखो, आप सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखो कि इस बार अगर कोई PYQ आ रहा है ना, उसको मैं गलत नहीं करूँगा। PYQ को गलत नहीं करूँगा, बाकी नया क्वेश्चन आ जाए उसको गलत कर दूँगा, लेकिन PYQ को गलत नहीं करूँगा मैं। अगर आप केवल इतना भी प्रॉमिस कर गए ना, कमेंट में लिखो या आपके सामने लिखो, कहीं पे भी लिखो, लेकिन अगर इतना भी लिख गए, कर गए कि PYQ मैं सही कर रहा हूँ, 31 ये सही प्लस 9 क्वेश्चंस नए तो सही हो ही जाते हैं नए क्वेश्चन 9 सही। RC में मान लो या फिर मैथ में मान लो, RC प्लस मैथ मिला के 9 तो हो ही जाते हैं। 40 क्वेश्चन सही हो गए, उसके बाद में आप 40 गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप निकाल ले जाओगे। सिर्फ इतनी ही चीज़ करनी है। 31 क्वेश्चन PYQ के थे, और ये तो 2023 का क्वेश्चन था जिसमें PYQs कम थे। 2024 में आप सेम चीज़ करके देखना, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 40+ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो PYQs के हैं। आप केवल ये वाली प्रॉमिस दे दो मेरे को कि मैं है ना, PYQ का क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है तो उसको गलत नहीं करूँगा इस बार, कुछ भी हो जाए। बस आप सी सेट क्रॉस कर रहे हो उसी टाइम पे। 31 क्वेश्चन PYQ से आए। अच्छा, आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसकी। फर्स्ट राउंड में आपने 22 ग्रीन वाले 22 थे, वो क्वेश्चंस आपने किए मैथ प्लस LR के। 1.5 मिनट एवरेज मान रहा हूँ, एट मैक्स मैंने 2 मिनट बोला था, लेकिन 1.5 एवरेज बैठता है, क्योंकि हम कर उन्हीं क्वेश्चंस को रहे हैं जो हमको आते हैं, ठीक है। जो नहीं आते उनको तो हम एकदम क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गए 22 क्वेश्चंस। RC के 27 के 27 अटैम्प्ट करने हैं आपको। अटैम्प्ट करने हैं मतलब आपको 27 पढ़ने हैं। और मतलब जब भी मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं कोई पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको आंसर करता ही हूँ, लेकिन फिर भी आप उसमें से 22 कर रहे हो,
22 आप सही कर रहे हो, या फिर आप 22 ही अटैम्प्ट कर रहे हो। 22 अटैम्प्ट आपने मैथ में किए, 22 अटैम्प्ट आपने इसमें किए, 44 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए टोटल। और अभी तक टाइम कितना हुआ है, 45 + 33, मोटा मोटा मान लो 80 मिनट हुए हैं। 80 मिनट में आपने 44 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें से 22 क्वेश्चन आपके मैथ के ऐसे थे जो आपको सिंपल लगे, जो आपको आते हैं, जो आपने देख रखे हैं, जैसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं पहले से, तो आपकी इसमें एक्यूरेसी रहेगी बहुत ज़्यादा। मतलब आप इसमें हो सकता है कि आप 22 में से 22 सही करो, नहीं तो आप 18-19 तो सही कर ही दोगे इनमें से। और आरसी में भी मैंने 22 माने हैं, 22 माने हैं, यानी कि आप 27 अटैम्प्ट कर रहे हो तो 5 गलत कर रहे हो, 22 पे पहुंच रहे हो। आपने 44 क्वेश्चंस किए 80 मिनट में। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे, उनको छोड़ोगे, 10 मिनट उसके मान लो। 10 मिनट, मैं 10 मिनट क्यों दे रहा हूँ इसके लिए, ज़्यादा क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपको आउटराइटली उसी टाइम पे सिलेक्ट करना है कि नहीं भाई नहीं करना, पहली बार में नहीं करना, 2 मिनट में नहीं होएगा। सबको पता होता है कि ये क्वेश्चन मेरे से 2 मिनट में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 80 मिनट में आपने ये किया, 10 मिनट आपके ऐसे वेस्ट हो गए। 10 मिनट बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट नहीं लगते उसमें, छोड़ देते हैं लोग जिनको छोड़ना होता है। फिर OMR भरो 10 मिनट के अंदर, तो आपके हो गए 80 और 1 90, 90 और 10 100 मिनट हो गए। 20 मिनट्स बचे, 20 मिनट्स में बस 5 क्वेश्चन और कर लो, और कर लेते हैं। जब इतना हो जाता है ना तो फिर 5 क्वेश्चन और हो ही जाते हैं। तो 44 + 5 49 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए मैंने। और 49 क्वेश्चंस में से मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 22 मैंने वो डिसाइड किए हैं जो कि मेरे को आते हैं। और यहाँ पे ये 27 भी वही है, 27 में से 5 माने हैं ना मैंने सही, तो मतलब गलत माने हैं ना 5 तो यहाँ पे मैंने 49 किए हैं। 49 में मेरे को सिर्फ 33 सही करना है, तभी मैं क्रॉस कर जाऊँगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके इसमें से 41 सही होंगे, 9 आप गलत मान लो, 33 ही चाहिए इनमें से सही। और एक्यूरेसी अपनी सही है, क्योंकि अपन ने वही क्वेश्चन किए हैं जो अपन को आते हैं। तो आप समझ रहे हो, मैं आप ये पूरा 2023 का पेपर मैंने क्यों डिस्कस किया आपके साथ में, ये बताने के लिए कि आपके पास में सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। यू CSET में, फिर से कह रहा हूँ, CSET में फेल आप तब करोगे जब आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे को लीव क्या करना है। आप अगर ये पता कर गए कि आपको लीव क्या करना है, तो आप 101% CSET क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, तो बस इतना ही मेरे को बताना था। अच्छा हाँ, एक मेन चीज़ कि ये जो 22 क्वेश्चन है ना, ये कैसे सेलेक्ट करना है, इसके लिए एक और क्राइटेरिया है। आपको ये जो लास्ट में ये जो देते हैं ना ये लोग, स्पेस फॉर वर्क, इस पर आपको जाना ही नहीं है। इस पेपर पे आप ये 4 पेज होते हैं लास्ट में, इन 4 पेजेस पे आपका पेन नहीं चलना चाहिए। आपको कहाँ पे सोल्व करना है, आपको ये जो जगह दिख रही है ना साइड में, ये बस यहीं पे सोल्व करना है। यहाँ पे सोल्व करो, ये जो लाइन बीच में यहीं पे, बस यहीं पे सोल्व करना है। इससे 2 चीज़ें इंश्योर होगी। अगर आप यहाँ पे उसे सोल्व नहीं कर पा रहे, छोड़ दो उसी टाइम पे उस क्वेश्चन को। मान लो कि ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया, ये वाला मैंने इस जगह पर लिख लिया, इस जगह पर लिख लिया, हिंदी वाला सेक्शन भी आता है वहाँ पे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं हो रहा, आप उसको कैंसिल आउट कर दो सीधे, क्योंकि लिख के दे रहा हूँ मैं कि 2 मिनट से ज़्यादा लग चुके होंगे अगर आप इन चीज़ों को भर दोगे तो। आपको पीछे जाना ही नहीं है। आपको पीछे कब जाना है, अगर आप पहला राउंड कर चुके हो, आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर आपको लगता है कि 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम भी है मेरे पास में, लेंदी है थोड़े से, फिर आप लास्ट में जा सकते हो। आपको पेन ही नहीं चलाना है इन पेपर्स में। 2024 में मेरे 4 पेज खाली थे ये। ठीक है, तो ये वाली चीज़ करनी है आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी कुछ भी चाहिए हो तो बताना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।